नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नई सीरीज में जो कि है टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिशियंस हैं जो इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हैं और जो इलेक्ट्रिकल से रिलेट करते हैं उन सब के लिए। वैसे ये वीडियो देख के आपको बहुत सारा उपयोगी नॉलेज मिलेगा जिससे कि आप कोई भी इंटरव्यू में या एग्जाम में बैठ सकेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले सवाल से चालू कर जाए हमारे वीडियो का। दोस्तों सबसे पहला सवाल है एमसीबी और फ्यूज है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है और वो दोनों का हमें छोटा सा एक वो कंपैरिजन सिखाई। तो दोस्तों एमसीबी जो होता है वो डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, जबकि जब एमसीबी का जो फ्यूजिंग वायर होता है वो फ्यूज हो जाता है तो हमें पहला वायर बदलना पड़ेगा, बाद में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो एमसीबी होती है वो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ट्रिप होता है तो उसकी जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप हुई रहती है वो थोड़ी सी बेंड होती है, लेकिन जैसे ही ठंडी होगी है तो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी और वापस हम उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो एमसीबी होती है हाईली सेंसिटिव होती है, लेकिन उसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए अगर वो कोई ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो कंट्रोल करता है और ट्रिप नहीं होता। जबकि फ्यूज़ कुछ भी सोचे बिना डायरेक्ट अपना फ्रीजिंग वायर होता है वो फ्यूज़ कर देता है और हमारे सर्किट ब्रेक हो जाती है, जो कि बहुत मिली सेकंड के लिए भी अगर वो करंट ज़्यादा हुआ होगा फिर भी वो हमें फ्यूज़ कर देगा और हमें उसको वापस बना के बाद में चालू करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था मेन डिफरेंस एमसीबी और फ्यूज़ के बारे में। दोस्तों दूसरा सवाल है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स से लगता हुआ कि एसएमपीएस क्या है, उसका कोई फॉर्म क्या है और वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों उसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि मेनली ऐसी जो छोटे डिवाइसेस होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर जैसे उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जो कि ऐसे सप्लाई को डायरेक्ट इसी में स्विच करके हमें अच्छा खासा सप्लाई प्रोवाइड करता है। दोस्तों वो बहुत ही हाईली एफिशिएंट होता है, उसका साइज भी बहुत स्मॉल होता है, उसे यूज़ करना भी बहुत अच्छा है और उसमें पावर लॉस भी बहुत कम होता है। लेकिन दोस्तों उसका एक ही ड्रॉबैक ये है, तो जब हम उसको परचेस करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा आता है और उसमें हमें जो वोल्टेज रेंज है वो भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब हम 9 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक की रेंज में उसका इनपुट और आउटपुट दोनों ले सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा वो यूज़ होता है तो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, सीसीटीवी का जो बॉक्स आता है उसमें होता है, सेटअप बॉक्स आता है, उन सब में उसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों तीसरा सवाल है वो है कि हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या है, उसे समझाइए और वो कैसे चेक की जाती है। तो दोस्तों डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है कि किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो, ऑयल हो या जैसे कोई भी मतलब वो इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करने वाला लिक्विड हो, उसकी एक ब्रेकिंग कैपेसिटी के कितने वोल्टेज जो उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो ब्रेक हो जाती है और वो वहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है वो पास होता है या करंट फ्लो करता है। तो दोस्तों उसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और दोस्तों जो उसका जो मेजरिंग यूनिट होता है वो होता है केवी पर एमएम, मतलब कि वो कितने वोल्ट पर में एमएम तक विस्टैंड कर सकता है। जितने भी वोल्ट से आगे वो विस्टैंड खत्म हो जाएगा तो वो वहाँ से वो ब्रेक हो जाता है। दोस्तों सबकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, इंसुलेटर की अलग होती है, जो हमारा ट्रांसफार्मर अलग होता है उसकी अलग होती है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो हमें ऑयल की सबसे ज़्यादा चेक करने को मिलेगी, क्योंकि वो ज़्यादातर यूज़ होता है और डेली रूटीन यूज़ होता है। इससे कि ज़्यादा वो गर्म होता है, कभी कभी ठंडा होता है, एक्सपेंशन होता है, तो उसकी वजह से उसके स्ट्रेंथ को बार बार चेक किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीटर के बारे में कि हम मल्टीमीटर से सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं जो है उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है डीसी वोल्टेज, जो कि हम चेक कर सकते हैं नॉर्मल मल्टीमीटर से। डीसी करंट वो भी नॉर्मल मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। एसी वोल्टेज भी हम नॉर्मल मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल मल्टीमीटर आते हैं उसमें हम एसी वोल्टेज ही चेक हो सकते हैं। एसी करंट चेक करने का ऑप्शन हमें उसमें ज़्यादातर नहीं मिलता है। बाद में दोस्तों उसमें रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ का है। दोस्तों उसके बाद आता है कंटिन्यूटी, क्योंकि कोई भी नॉर्मल मीटर में भी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। कंटिन्यूटी इलेक्ट्रिकल से रिलेट करता है, किसी भी चीज़ के लिए कंटिन्यूटी चेक करना बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आता है दोस्तों ट्रांजिस्टर, जिसको भी हम चेक कर सकते हैं नॉर्मल मल्टीमीटर की वजह से। सबसे ज़्यादा लोकल मल्टीमीटर है, आपको बाज़ार में 200 से 300 रुपए के बिक में आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे मल्टीमीटर में सबसे ज़्यादा चेक करने वाले पॉइंट्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है कि जो ट्रांसफार्मर में रेडिएटर और कंजर्वेटर टैंक होता है उसका क्या काम होता है और वो कैसे काम करते हैं।
और इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों जब ट्रांसफार्मर चालू कंडीशन में होता है तो जो उसका कूलिंग ऑयल है वो ट्रांसफार्मर में लगातार जो लोड होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है। उसकी वजह से जो उसका ऑयल है वो कूलिंग और कूल और गर्म ऐसे होता रहता है। तो जब वो ऑयल गर्म होता है दोस्तों तो जो गर्म ऑयल होता है वो नीचे की तरफ जाता है और ठंडा ऑयल ऊपर आता है। तो इसी बीच दोस्तों जो हमारा ऑयल है वो थोड़ा एक्सपांड कर रहा है, इसी तभी हमारे कंजर्वेटर टैंक का काम चला होता है चालू होता है। जो कंजर्वेटर टैंक होता है वो आधा खाली रहता है। तो जब कोयल एक्सपांड करेगा तो आधा जो कंजर्वेटर टैंक होगा उसमें थोड़ा सा ऑयल का लेवल अप होगा, जिससे जिसकी वजह से हमारा जो ऑयल है उसको जगह मिल जाएगी एक्सपांड होने की। मेन कंजर्वेटर टैंक का वही काम होता है और कंजर्वेटर टैंक में थोड़ा सा ऑयल रिजर्व भी रह सकता है, जिससे कि हमारा जो ऑयल है वो धीरे धीरे एयर में कन्वर्ट होता है। तो धीरे धीरे हमें वो ऑयल को फिल भी करना रहता है। दोस्तों बात करें रेडिएटर की तो जब दोस्तों ये जो प्रोसेस होती है ठंडा ऑयल नीचे आता है और गर्म ऑयल ऊपर आता है, उसी प्रोसेस में जो हमारा रेडिएटर का काम भी होता है। जब वो रेडिएटर के पाइप से ऑयल फ्लो होता है, आपको मैं ट्रांसफार्मर के फोटो में दिख रहा होगा रेडिएटर कैसे साइड में लगा होता है। तो जब वो फ्लो होता है ऑयल पाइप से रेडिएटर की तरफ और वापस नीचे दूसरा पाइप लगा होता है, तो उसी बीच जो रेडिएटर है वो 4 से 5 प्लेट लगी होती है रेडिएटर की। वो उसमें बीच में हवा के फ्लो की वजह से जो पूरा रेडिएटर का प्लेट है वो बड़ा एरिया होने की वजह से ऑयल को ठंडा करेगा और बाद में जो ऑयल है वो ठंडा हो जाएगा। उससे यही प्रोसेस की वजह से जो दोस्तों हमारा कूल ट्रांसफार्मर का कूलिंग सिस्टम है वो काम करता है। उसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसे और वीडियो के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं।